बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 20 अक्टूबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी छात्रों को बता दूं कि इस श्रृंखला के जितने वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं ये आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर करंट अफेयर्स की तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। और यहाँ पर अब आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था और आपको बताया था कि भारत अभी जो वर्तमान में जो सूची जारी हुई है इसमें 107वें स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार पूर्वक लिखने से फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज के बारे में। जो लोग 68वीं बीपीएससी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या फिर बिहार से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर के तमाम पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम जो कि 19 अक्टूबर 2022 को ये आंकड़ा आया था, तो नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा सबसे वायु प्रदूषित जिला बना है पूर्णिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान रखना ये नवीनतम रिपोर्ट है जो भी हाल ही में 19 अक्टूबर 2022 को आई है और इस रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमने इसी चीज़ को लिखा है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यहाँ पे देखिए अनुसार शब्द छूट गया है, आप लोग ऐड कर लेंगे। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पूर्णिया में AQI अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये 249 दर्ज किया गया जो कि सबसे खराब स्थिति में है। अब यहाँ पर हम बात करें कुछ और भी पॉइंट की AQI की यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 के नीचे हो तो हवा सबसे अच्छी मानी जाती है या फिर सबसे अच्छी होती है। वहीं पे आगे के पॉइंट में हम बात करें तो 50 से 100 के बीच संतोषजनक या फिर बोल सकते हैं एवरेज होती है। वहीं पे 100 से ऊपर जाने पर इसे प्रदूषित माना जाता है। लेकिन अभी हाल ही का जो रिपोर्ट आया है पूर्णिया में जो दर्ज हुआ है ये 249 AQI दर्ज किया गया है जो कि अब तक का ये सबसे पिक पॉइंट पर है यानी कि सर्वोच्च स्थान पर है। हम यहाँ पर कुछ अन्य शहरों की बात करें जो 19 अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है तो इसके तहत राजधानी पटना की AQI को देखें तो 180 जो कि संतुलित माना गया है और वहीं पे मुजफ्फरपुर का 186, अगला होगा भागलपुर का 176, गया का AQI था 177 और बेगूसराय की बात करें तो 268 जो कि खराब माना गया और वहीं पे दरभंगा की बात करें तो 228, जबकि पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया सबसे टॉप पर है 249 AQI के साथ। तो ये संबंधित है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स से। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि हाल ही के टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक जानकारी ये ध्यान रखें, पहले प्रश्न में जो मैंने आपको AQI के बारे में बताया ये आंकड़े अपडेट होते रहते हैं तो इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो आंकड़े मैंने आपको बताया है ये 19 अक्टूबर 2022 का बताया है, आने वाले समय में ये चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो प्रश्न था कि टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रश्न को एकदम से इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूसा समस्तीपुर में इसका निर्माण किया जाना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसी चीज को यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि बिहार के पूसा समस्तीपुर में पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा और कार्गो टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन का टेंडर अडानी ग्रुप को दिया गया है या फिर टेंडर अडानी ग्रुप ने जीता है। इस तरह से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। जो नई वाली कॉपी आपने तैयार किया है 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए, वहां पर इन सारी चीजों को जरूर नोट कीजिएगा। और जिनके पास समय का अभाव है, जो नोट नहीं कर सकते हैं, तो हमारा मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन आता है जो कि PDF फॉर्मेट में होता है एप्लीकेशन पर, आप वहां से जरूर डाउनलोड कीजिए, वहां से आप पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है कि लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अक्टूबर में रेलवे भूमि संशोधित नीति को मंजूरी दी थी, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया। टेंडर मिला है अडानी ग्रुप को।
अब देखिए यहाँ पर बात है अडानी ग्रुप की। तो अडानी ग्रुप के बारे में हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया है। हालांकि ये सारी जानकारी हमने पहले भी आपको दिया है। तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट होगा कि अडानी ग्रुप ने हाल ही में नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड यानी कि एनडीटीवी में 29.18% यानी कि 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है। वहीं पर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हमारा अगला पॉइंट होगा कि हाल ही में अडानी ग्रुप ने संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है। और एक और पॉइंट है कि फोर्ब्स इंडिया 2022 की सूची के अनुसार गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये तमाम जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया है और विस्तार पूर्वक दिया है, आपको याद होगा। चलते हम यहाँ पर अगले दूसरे बल्कि तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रोजर बिन्नी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना कि पूर्व भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर खिलाड़ी रोजर बिन्नी हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और आपको ध्यान रखना कि वे बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने सौरव गांगुली का स्थान लिया है। इनसे पहले जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे ये थे सौरव गांगुली। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में। रोजर बिन्नी से संबंधित एक पॉइंट है। रोजर बिन्नी भारत के पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर हैं। एंग्लो इंडियन के बारे में आई होप कि आप समझ चुके होंगे एंग्लो इंडियन आखिर होता क्या है। जो लोग नहीं जानते कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा, अन्यथा अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो एंग्लो इंडियन आप समझ रहे होंगे। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट 1983 वर्ल्ड कप से संबंधित है कि 1983 वर्ल्ड कप जिताने वाली यानी जीतने वाली भारतीय टीम के अहम सदस्य रहे थे रोजर बिन्नी। और वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि इसके अलावा रोजर बिन्नी साल 2000 में भारतीय अंडर-19 टीम के कोच रहते हुए वर्ल्ड कप जिताया था। यानी कि 2000 में जो भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती थी तो ये कोच थे। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि बीसीसीआई के वर्तमान सचिव हैं जैसा। तो इतनी सारी संबंधित जानकारी है इस प्रश्न से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान रखना है। हम बात करें अगले प्रश्न की। अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी एल्युमिनियम रैक वाली मालगाड़ी कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इस एल्युमिनियम रैक वाली मालगाड़ी को अभी हाल ही में भुवनेश्वर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार एल्युमिनियम से निर्मित मालगाड़ी को केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्व तटीय रेलवे के भुवनेश्वर स्टेशन से बिलासपुर के लिए रवाना किया है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कहाँ के लिए रवाना किया गया, यानी कि कहाँ से कहाँ के लिए। तो नोट कीजिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर से बिलासपुर के लिए से रवाना किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट इसके निर्माण से संबंधित है। यानी कि इस ट्रेन को, यानी कि जो भारत की पहली स्वदेश निर्मित एल्युमिनियम रैक वाली मालगाड़ी है, इसे बेस्को लिमिटेड, वैगन डिवीजन और एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को के सहयोग से तैयार किया गया है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की बात करें, हमारा अगला पॉइंट है मौजूदा स्टील रैक की तुलना में जो मौजूदा समय में स्टील रैक वाली जो मालगाड़ी चल रही है तो इसकी तुलना में यह रैक जो है ये 180 टन हल्का है और जिसके परिणाम स्वरूप समान दूरी की गति में वृद्धि और कम बिजली की खपत भी होगी। और साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की तो इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा और साथ ही साथ जंग न लगने वाला होने के कारण रखरखाव की भी लागत कम आएगा। कार्बन उत्सर्जन यानी कि इसके निर्माण में जो कार्बन उत्सर्जन होता था वो उसमें कमी आएगी। ये सारी बातें इनसे संबंधित है जो कि आपको ध्यान रखना है। और जो इसका एक पॉइंट ये भी आप याद रखेंगे, जो इसकी जो कर सकते हैं एक आयु होगी इस रैक की, वो कहीं स्टील वाले से बेहतर होगी। इस चीज़ को भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये इसके कुछ फायदे हैं जो कि इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में सरकार द्वारा ऐसी पहल किया गया है। और जो पहली रेलगाड़ी अभी मालगाड़ी जो चलाई गई, ये आपको ध्यान रखना है भुवनेश्वर से बिलासपुर के बीच। उसके बाद यहाँ पर अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में लेखा महानियंत्रक बनाया गया है, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है भारती दास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में जानकारी दे दूं कि हाल ही में 1988 बैच की भारतीय सिविल लेख सेवा अधिकारी भारती दास को लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम है भारती दास। हम अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट होगा कि वे 27वीं महालेखा नियंत्रक होंगी या फिर बनी है। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हमारा है कि इससे पहले वे प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और विदेश मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय में भी कार्य कर चुकी है।
वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल थे। ये जानकारी आपको याद होगा। वर्तमान उपराज्यपाल की बात करें तो कई बार मैंने बताया कि मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर संघ के उपराज्यपाल हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले छठे प्रश्न पर। ये हमारा छठा प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो 23 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के कितने उपग्रह लॉन्च करेगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कुल मिला के 36 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। तो ऐसे में बहुत सारे फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 23 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के 36 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ेगा। और साथ साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, यह प्रक्षेपण भारत के सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 से किया जाएगा। GSLV Mark 3 के जरिए इसका प्रक्षेपण किया जाना है। और इसरो की बात है तो इसरो की जो स्थापना हुई थी ये 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 में हुई थी। और स्थापना के समय उसका नाम क्या था ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा ये हट गया है, वर्तमान में तो इसको इसरो के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस समय जब यह स्थापना हुई थी तो उसका नाम था, तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था यानी कि इनकोस्फर था। आप यहाँ पर इसको शॉर्ट में भी देख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, स्थापना के समय इसका नाम इसरो नहीं बल्कि इनकोस्फर यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। हम यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करें तो भारत का पहला उपग्रह जो कि आर्यभट्ट नाम से था, ये 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर इस उपग्रह का नाम था, जो कि 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था सोवियत संघ की मदद से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर प्रश्न है, ये आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। वहीं पे हम बात करें दूसरे उपग्रह की तो फिर से यानी कि कुछ वर्षों के बाद 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर लॉन्च किया गया था। तो भारत का पहला जो सैटेलाइट था इसका नाम था आर्यभट्ट, दूसरा सैटेलाइट का नाम था भास्कर। ये दोनों को यहाँ से ध्यान रखना, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। बीपीएससी वाले एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर अगले स्लाइड पे हम बात करेंगे 68वें बीपीएससी एग्जाम के बारे में, जो कि आपका जनवरी 2023 में आयोजित होना है। तो ऐसे में बीपीएससी मेकर ऐप पर एक प्री स्पेशल कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको हम यहाँ पर इस कोर्स की बात करें तो बेसिकली ये नोट्स आधारित कोर्स है जो कि हिंदी भाषा में आपके लिए उपलब्ध है। ये प्री स्पेशल है जहाँ पर आपको ये सारे सब्जेक्ट से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जिस प्रकार से हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला चलती है जहाँ पर आप करंट अफेयर्स के प्रश्न देखते हैं, नीचे उसका संपूर्ण व्याख्या होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको सारे सेक्शन से लगभग 3000, 4000, 5000 मैक्सिमम यहाँ पर आपके 6000 तक के प्रश्नों का रिविजन हो पाएगा, जिसके माध्यम से आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। प्रश्नों की संख्या 6000 होगी, उसका जो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे विस्तार से, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्री एग्जाम निकालने के लिए सफिशिएंट होगा। हमारी टीम जिस प्रकार से इसमें लगी हुई है, जिस प्रकार से कंटेंट तैयार हुआ है, इसमें हमने आपको हिस्ट्री का 3 PDF प्रोवाइड भी कर दिया है, बिहार जीके का 1 प्रोवाइड हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्री एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। इसमें आपका बिहार करंट अफेयर्स का जो ये सीरीज चलता है ये भी इंक्लूड है, सारा का सारा नोट्स 2021 से अब तक का पूरा मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी इसमें आने वाला है जो कि 50 प्रैक्टिस सेट होंगे, ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होने वाला। और वहीं पे सेक्शनल टेस्ट की बात करें तो लगभग 100 से अधिक सेक्शनल टेस्ट भी इसमें आपको दिया जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें एडमिशन प्रक्रिया चालू है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ये केवल और केवल 499 रुपये में उपलब्ध है। ये 18 महीने की अवधि के लिए ये सारे नोट्स मिलेंगे। आप नोट्स को अपने PDF फाइल को अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर इनसे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के लेखक सेहान करुणातिलक ने बुकर पुरस्कार 2022 से जीता है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सेहान करुणातिलक जो संबंधित है ये श्रीलंका के रहने वाले हैं, जिन्हें अभी हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। हम बात करें यहाँ पर पहले पॉइंट की तो श्रीलंका के लेखक सेहान करुणातिलक को उनके दूसरे उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए इस साल के बुकर पुरस्कार यानी कि बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, संबंधित हैं श्रीलंका से। इनका नाम क्या है तो इनका नाम है सेहान करुणातिलक, और इनका जो उपन्यास है, जिस उपन्यास के लिए इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की सेहान करुणातिलक की, तो सेहान करुणातिलक यह पुरस्कार जीतने वाले श्रीलंकाई मूल के दूसरे लेखक हैं। ये ध्यान रखिएगा, श्रीलंकाई मूल के ये दूसरे लेखक हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
हम बात करें यहाँ पर पहले शख्स की जिन्हें यह सम्मान मिला था, तो उनसे पहले साल 1992 में माइकल ओडांचे को उनके उपन्यास द इंग्लिश पेशेंट के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। लेकिन अभी हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सेहान करुणातिलक को यह पुरस्कार दिया गया, जो कि इस प्रकार से ये दूसरे श्रीलंकाई बने हैं। हम बात करें यहाँ पर इस पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार के बारे में आपको ध्यान रखना है कि साहित्य की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से बुकर पुरस्कार जीतने वाले शख्स को, यानी जो लेखक होते हैं, लेखक को 50,000 पाउंड करीब 40 लाख रुपये का चेक पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलते हम यहाँ पर अगले 8वें प्रश्न पर। ये प्रश्न है कि हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा भी हाल ही में ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 से जारी किया गया। हम बात करें यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की, तो आपको ध्यान रखना कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF द्वारा जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट के तहत बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई है, जो कि आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 48 वर्षों में दुनिया भर में निगरानी वाली वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, जिनमें कि स्तनधारी पक्षी, उभयचर सरीसृपों, मछलियों आदि की आबादी में 69% की गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के तहत ये बातें कही गई है। हम बात करें अगले पॉइंट की, तो शार्क की आबादी में औसतन 71% की कमी दर्ज की गई। वहीं पे हम बात करें अगले पॉइंट की, तो ताज़ा पानी में रहने वाले जानवरों की आबादी में सबसे अधिक 83% की गिरावट आई है। ये गिरावट क्यों आई है? क्योंकि ये शार्क की जो कह सकते हैं आबादी में गिरावट आई, इस वजह से यहाँ पर कह सकते हैं इसमें भी गिरावट आई। हालांकि फिशिंग की बात करें तो फिशिंग का जो कह सकते हैं ये आंकड़ा है, ये 18 गुना बढ़ा है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट से संबंधित है, जो कि आपको ध्यान रखना है। हम बात करें इस रिपोर्ट की, तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट हर 2 साल पर जारी की जाती है, यानी कि ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है WWF के बारे में, यानी कि हम बात करें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ की हलीम को GI टैग मिला है? अब यहाँ पर बात करें हलीम की, तो एक्चुअली में मैं भी नहीं जानता था हलीम आखिर होता क्या है, पहली बार ये शब्द मैंने सुना था। तो हम बात करें यहाँ पर कहाँ की हलीम को GI टैग मिला है, तो राइट आंसर होगा हैदराबाद की हलीम को अभी हाल ही में GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी भी उत्पाद को जो दिया जाता है, ये एक्ट 1999 के आधार पर दिया जाता है। और इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट यहाँ पर इस प्रश्न में बने हैं, जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हलीम के बारे में, आखिर ये हलीम होता क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि हैदराबाद का मशहूर हैदराबादी हलीम एक ऐसा डिश है जो कि मांस, दाल, गेहूं, मसाले और दूसरे सामानों या फिर दूसरे उत्पादों से मिलकर बनता है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। हम बात करें हलीम की, तो ईद के रमजान महीने में यह शहर का सबसे पॉपुलर डिश होता है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, इसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा GI टैग दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है आपको कि हलीम को पहले भी GI टैग दिया गया था। इस पॉइंट को यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि आखिरी बार हैदराबादी हलीम को साल 2010 में GI टैग मिला था और GI टैग 2019 के अंत में एक्सपायर हो गया। मुख्य रूप से यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी उत्पाद को जो GI टैग दिया जाता है ये 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि GI टैग किसी भी भौगोलिक उत्पाद को 10 वर्षों के लिए ही दिया जाता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है, फिर से इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और भारत सरकार द्वारा फिर से मान्यता दिया जाता है। तो ये दूसरी बार है जब हैदराबादी हलीम को अभी हाल ही में फिर से GI टैग दिया गया। ये संबंधित है हैदराबाद से। आई थिंक कि आप यहाँ पर इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने हलीम खाया है। कमेंट कीजिएगा, मैं जानना चाहता हूं, देखते हैं कितने लोग खाए हैं और इसका स्वाद कैसा होता है। चलिए अब यहां पर हम चलेंगे अगले 10वें प्रश्न पर। यह प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है? तो गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का प्रतिबंध हटाने का निर्णय अभी हाल ही में जापान सरकार ने लिया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि जापानी कैबिनेट ने गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। और आपको जो ध्यान रखना है, ये नियम क्या था, जो प्रतिबंध था यानी प्रतिबंधित जो था ये आखिर था क्या। तो इस नियम के तहत तलाक के समय गर्भवती महिलाओं को दोबारा शादी करने से पहले 100 दिन इंतजार करना होता था। हालांकि यह कानून पुरुषों पर लागू नहीं था, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर लागू था। अगर किसी महिला का तलाक होता है तो उस समय अगर वो गर्भवती है तो 100 दिन बाद ही वो शादी कर सकती है। और ये कानून पुरुषों पर लागू नहीं था, महिलाओं पर लागू था। लेकिन अभी हाल ही की बात करें तो हाल ही में अब एक तलाकशुदा गर्भवती महिलाओं को शादी करने पर प्रतिबंधित कानून को खत्म करने की मंजूरी अभी हाल ही में जापान सरकार के द्वारा दे दिया गया है। तो ऐसे में संबंधित सारे फैक्ट यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला होगा हमारा यहाँ पर 11वां प्रश्न
ये प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी ने सुपर किंग्स अकादमी का उद्घाटन किया है। इस स्थान का नाम है होसूर, जो कि तमिलनाडु में है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने तमिलनाडु के होसूर में MS धोनी ग्लोबल स्कूल में सुपर किंग्स अकादमी का उद्घाटन किया है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी की उपलब्धि के बारे में कई बार मैंने आपके साथ साझा किया तथ्यों को, आपको याद होगा। हम यहाँ पर इसे आज स्किप कर रहे हैं, चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि वरिष्ठ राजनयिक आदर्श सिक्वा किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुवैत। आप यहाँ पे आदर्श सिक्वा को यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें इससे संबंधित पॉइंट की, तो आपको ध्यान रखना कि वरिष्ठ राजनयिक आदर्श सिक्वा को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और वर्ष 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा के वे अधिकारी हैं और वर्तमान समय में दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है। वे कुवैत में भारतीय दूत के रूप में CB जॉर्ज का स्थान लेंगे। तो इस तरह की भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वे किनका स्थान लेंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के करीम बेंजेमा ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, आप वहां पर इसे विस्तार पूर्वक लिखें। और जो 68वीं के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया, आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसे ज्वाइन करने का आपको फायदा जरूर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।